नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा फिर से एक बार गया गाइडेंस के मंच पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं आप लोग को पहले बताया था कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको मैं पहले पढ़ा दूंगा और जो थोड़ा सा कम है इम्पोर्टेंस उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो 5 चैप्टर मैं आपको पहले ही पढ़ा दिया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आज मैं आपको 2 क्लास लूँगा, जिसमें एक क्लास जो अभी आपके सामने दिख रहा है जिसमें 2 चैप्टर है, और नेक्स्ट जो आपका वीडियो बनेगा उसमें भी 2 क्लास होगा, 2 चैप्टर होगा, जिसको एक क्लास में मैं कंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो मैं लेकर के आया हूँ वह है दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर है जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव, और तीसरा चैप्टर जो है वह सत्ता में भागीदारी की कार्य प्रणाली। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको क्लास शुरू करने से पहले यह बता दूं कि दोनों का एमसीक्यूज और दोनों का शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन वो एक ही साथ में है। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जिसको आपको जानने की ज़रूरत है, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वो मैं अलग अलग कर दिया हूँ ताकि आप क्लियर रहें कि हाँ ये इस चैप्टर का है या इस चैप्टर का है। और यहाँ से जो प्रश्न बने हैं उसको मैं आपको दोनों चैप्टर का साथ में ही दिखा दिया हूँ कि ये चैप्टर से ये प्रश्न बने हुए हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्लास की एमसीक्यूज से। हालांकि इन दोनों चैप्टर से एमसीक्यूज भी बच्चों बहुत कम ही बनता है, लेकिन इससे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ देखे गए हैं परीक्षाओं में। आइए शुरुआत करते हैं पाठ की। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन कहता है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि सांप्रदायिक बातें कब शुरू हो जाती है, जब एक धर्म के लोग जो होते हैं वह दूसरे धर्म से अपने धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं और यह कहने लगते हैं कि हमारा धर्म जो है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है दूसरे धर्मों के बनिस्पत, है ना। तो यहीं पर जो है वह जब श्रेष्ठता स्थापित करने की बात शुरू हो जाती है ना, वहीं से समस्या जो है वह शुरू होती है। तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यह जो है सांप्रदायिक राजनीति, यहीं से बात शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है। उसके बाद दूसरा प्रश्न कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। क्या अभिप्राय होता है? देखिए 2018 का प्रश्न है, दोनों प्रश्न जो है वह 2018 के ही आया हुआ है। स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, तो यह जो है वह लैंगिक विभाजन इसके अंतर से नहीं होता है, क्योंकि यह जो है वह स्वीकार्य है सब जगह और इसको नहीं माना जाता है। लेकिन आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है, देखते हैं बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो देखिए जो व्यवस्थाएं बनी हुई है जिसको लोग स्वीकार करते हैं, बायोलॉजिकल जो डिफरेंस होता है उससे जो है वह लैंगिक विभाजन की बात वहाँ से स्वीकार नहीं होती है, लेकिन समाज के द्वारा जो स्थापित असमानताएं हैं उसको लेकर करके जो अंतर किया जाता है उसको लैंगिक विभाजन के अंतर्गत चीजें आती हैं। तो यहाँ पर असमान जो भूमिका दी गई है वह करेक्ट आंसर के रूप में है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जो है यही 2 प्रश्न इन चैप्टर्स से थे अभी तक, तो इसी कारण से मैं इसको शुरू में नहीं पढ़ाया था। ठीक है ना, तो लेकिन यहाँ पर कुछ बिंदु हैं जिसको जानने की जरूरत है। अब देखते हैं कि क्या इसके अंतर्गत जानने की जरूरत है। तो 3 तरह की जो है विभेद की बात हम लोग किए भी थे पहले भी, सामाजिक विभेद, और इन चीज़ों को जो है हम लोग पहले चैप्टर में भी समझने का प्रयास किए थे, है ना। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में जो है बात करेंगे जातीय विभेद की, लैंगिक विभेद की, धार्मिक तथा सांप्रदायिक विभेद की। हाँ, तो यह लोकतंत्र में कैसे कार्य करता है उसकी बात करेंगे। देखिए जाति जो होती है, हम लोग बारी बारी से थोड़ा सा ये अध्ययन करेंगे उस पर, ताकि जो है बेसिक चीज़ हम
अगर कुछ ना भी पढ़ सकें तो सिर्फ इस वीडियो को सुन करके ही आप परीक्षा में लिखने में सक्षम हो जाएं। ठीक है, इसका उद्देश्य लास्ट में पढ़ाने का यही है कि अगर आप पढ़े हों तो सुन लें और वहां से आपको काम जो है हो जाएगा। अब देखिए जाति जो है वह राजनीति पे कैसे हावी होती है। अब हम लोग क्या देखते हैं, जब भी इलेक्शन आता है तो जो उम्मीदवार खड़े होते हैं इलेक्शंस में, वह एक वोट देख करके किसी उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है कि हाँ इस जात का जो है वह कितना वोट इस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, वह कितना जो है वह मत जुटा पाएगा अपने पक्ष में। तो यह एक बहुत बड़ा जो है एक फैक्टर होता है किसी भी सीट को या किसी भी उम्मीदवार को किसी सीट से खड़ा करने में, है ना। और ये चीज़ हम लोग देखते भी हैं। और जो राजनीतिक दल होते हैं वह जातीय चीज़ों को क्यों उकसाने का कार्य करते हैं, ताकि बहुसंख्यक व जाति जो लोग होते हैं वह उस राजनीतिक दल के समर्थन में आते हैं और उनको जो है उसका लाभ मिलता है ना। दूसरा चीज़ हम लोग और क्या देखते हैं कि जाति का कैसे असर होते जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है, अब लोग जो हैं वह उतने कह लीजिए कि जो है ये नहीं है, असमझदार कह लीजिए, जिसको हम लोग बेवकूफ़ भी कह सकते हैं ठेठ भाषा में, कि वह उतने बेवकूफ़ नहीं है कि किसी चीज़ को वह समझ नहीं पाते हैं। राजनीति में अब वह छोटा वर्ग भी जो है, जो कभी दबे कुचले की श्रेणी में रहा करता था, आज वह भी राजनीति में आना चाहता है और आ भी रहा है ना। और राजनीति में आकर के अपनी स्थिति को जो है वह मजबूत करता है और वहां से फिर जो है वह अपने जाति के विकास के लिए काम शुरू करता है। ठीक है, तो ये सब जो है हम लोग क्या देखते हैं कि एक जाति का आधार बना करके राजनीति की जाती है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि यह भी नहीं पता चलता है कि जाति में राजनीति हो रही है या राजनीति में जाति चल रही है। देखिए इस तरह के जो है कई विद्वान पॉलिटिकल साइंस के हैं जिन्होंने जाति और राजनीति पे अध्ययन किया है, जिसमें रजनी कोठारी का एक नाम आता है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है वह अध्ययन किया था। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा देख लें, लिंग के आधार पर जो है समाज का बंटवारा किस प्रकार होता है और वह कैसे जो है वह कार्य करता है। तो हम लोग यह जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से जो लिंग जो है वह दो प्रकार का विभाजन है हमारे समाज में। एक स्त्रीलिंग है, एक जो है वह पुरुष वर्ग होता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात करते हैं और महिला पुरुष से जो है हम लोग उसको समझते हैं। और अगर दोनों की जनसंख्या के बात हम लोग करें तो अप्रॉक्स जो है लगभग जो है वह दोनों की जनसंख्या भी करीब 100% तो मैं नहीं कह सकता कि हाँ समान है, वह है भी नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि वह लगभग छूता हुआ जो है एक समान ही मान के चलना ठीक होगा, है ना। तो अब इन दोनों में जो है वह अंतर कैसे किया जाता है, होता देखिए क्या है कि यह पहले भी माना जाता रहा है कि महिलाएं जो है वह घर के लिए कार्य करने के लिए सक्षम है और पुरुषों को जो है वह बाहर के कार्य के लिए जो है सक्षम माना जाता रहा है ना। और इसके समर्थन में बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के विद्वान भी जो रहे हैं उन्होंने भी महिलाओं को दोयम दर्जे का स्थान दिया है। ठीक है, लेकिन सिर्फ किसी के दोयम दर्जे का स्थान दे देने से उसकी स्थिति जो है वह वैसी नहीं हो जाती है। हमें वास्तविकता को भी देखना होता है। कुछ समय अगर पहले के हम लोग बहुत प्राचीन व्यवस्था में अगर हम लोग जाएं तो वहाँ पे महिलाओं को जो है वह समान स्तर ही नहीं बल्कि वह पुरुषों से भी जो है अधिक अधिकार प्राप्त हुआ करते थे। हमारे जो है शास्त्र हैं वह कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, है ना। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर भगवान का जो है वह वास होता है। और यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि जो है नारी को प्रताड़ित करने की बात भी जो है हमारे शास्त्रों में आती है ना। तो कुल मिलाकर के हम लोग क्या देखते हैं कि पहले स्थिति ठीक थी, बीच में जो है मध्यकाल जो है वह स्त्रियों का जो है काफ़ी जो है प्रताड़ित करने का समय रहा है। उनको एक मटेरियल के रूप में जो है उपयोग कर करके सिर्फ इस नज़रिए से देखा गया कि वह एक मटेरियल के रूप में जो है वह है सिर्फ, ठीक है ना। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वह आती है और इसके पीछे जो है आखिर स्त्रियों के साथ इस तरह की चीज़ें इस तरह का व्यवहार क्यों किया जाते रहा है। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा यह देखते हैं कि हमारे समाज में कई तरह की जो है विभेद थे, कई तरह की ऐसी प्रथाएं थी जिसको लेकर करके
उनके साथ जो है गलत व्यवहार किया जाता था, है ना। काफ़ी छोटे उम्र में जो है उनको शादी कर दी जाती थी। जब उनके हस्बैंड डेथ हो जाते थे तो साथ में उनको जिंदा जला भी दिया जाता था। इस तरह की चीज़ें कई जो है वह उनके साथ हुआ करती थी। कई ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने इनकी समस्याओं की ओर देखा और उसमें जो है वह सुधार करने का प्रयास किया है। शिक्षा की जहाँ तक बात है तो हम लोग आज भी देखते हैं कि जहाँ पुरुषों की जो शिक्षा का लेवल है वह स्त्रियों के बनिस्पत काफ़ी अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि जो है पहले के बनिस्पत महिलाएं शिक्षित नहीं हो रही है, मैं यह कदापि नहीं कर रहा हूँ। महिलाओं में आज की तारीख में बहुत सुधार हुआ है, नो डाउट, लेकिन फिर भी वह स्थिति प्राप्त अभी भी नहीं हुई है जो प्राप्त होनी चाहिए थी, है ना। और बाल विवाह, छोटे उम्र में जब बाल विवाह हो जाता है, बच्चे की शादी हो जाती है, तो वह जो अपना डेवलपमेंट होना चाहिए था, उसको जो पढ़ाई होनी चाहिए थी, जो उसको अपने पैर पर खड़े होने की अवसर प्राप्त होने चाहिए थे, वह उनको प्राप्त नहीं होते हैं। शादी के बाद जो है वह हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो है फिर उसके बच्चे हो जाते हैं, फिर वह जो है उसी घर गृहस्थी में वह पूरी जीवन जो है वह गुजार देती है। कई बार तो इस तरह की केसेस भी मिलती है कि काफ़ी कम उम्र में शादी होने के कारण जो है उसके जो है माँ बनने के क्रम में उसका डेथ वगैरह भी हो जाता है, क्योंकि वह पूरी तरह मेच्योर नहीं हो पाती है बच्चियाँ, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमारे समाज में पहले रहा करती थी। आज भी उस पर प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन वह पूरी तरह जो है वह समाप्त हो गया है, ऐसा कहना कहीं भी ठीक नहीं होगा। और हम लोग यह इन चीज़ों की चर्चा कर चुके हैं, है ना। कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे कि हम लोग पुराने बातें कर रहे थे कि इस तरह की समाज था हमारा, लेकिन आज जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण का रूप में हम लोग मना रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है वह नारी सशक्तिकरण की दिशा में कई तरह के कार्य कर रहे हैं। कई ऐसी योजनाएँ हैं जिसको जो है नारी को सशक्त करने की बात करता है, चाहे वह विद्यालय में लड़कियों को पोशाक देने की बात हो, चाहे साइकिल देने की बात हो, या और कई सारी योजनाएं हैं जिसमें आपका प्रोत्साहन राशि मिलता है उसको पढ़ने के लिए। इवन गवर्नमेंट जो है स्नातक स्तर तक के लिए जो है वह फ्री व्यवस्था की हुई है बच्चियों को पढ़ाने की। तो कई तरह की योजनाएं हैं, ये तो पढ़ने के लिए है। इसके अलावे भी जो है महिलाओं के लिए जो है अन्य और कई सारी स्कीमें हैं जिनकी उन्हें जानकारी भी नहीं होती है। दोस्तों, असल एक प्रॉब्लम यह भी है कि जब तक आपको आपके राइट्स की जानकारी नहीं होगी कि हमको ये राइट्स प्राप्त हैं, तब आप किस प्रकार जो है उसकी मांग कर सकते हैं, है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग धार्मिक और सांप्रदायिक विभेद की बात करते हैं, और किस प्रकार जो है हम लोग देखते हैं कि एक धार्मिक विचारधारा जो है एक सांप्रदायिक रूप ले लेता है, और एक धर्म के मानने वाले लोग जो है यह कब शुरू होता है, जब एक धार्मिक विचारधारा के लोग जो हैं वह दूसरे विचारधारा के लोगों से अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगते हैं और उसका प्रचार प्रसार करने लगते हैं। और यहाँ तक तो स्थिति कुछ नियंत्रित भी होती है। जब वह देश हित, राष्ट्र हित से भी अपने धार्मिक चीज़ों को ऊपर मानने लगते हैं ना, तो वह स्थिति जो है वह काफ़ी जो है भयानक हो जाती है। और वैसी स्थिति में वह जो कार्य होता है वह अच्छे नहीं होते, और वह पूरे समाज के लिए जो है वह नुकसानदायक होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सांप्रदायिकता के 3 जो है वह लक्षण तत्व बताए गए हैं। जैसे एक धर्म के अनुयायियों का लौकिक हित एक समान होगा, जो एक धर्म के मानने वाले लोग हैं उसका हित जो है एक होगा। दूसरे है कि अनुयायी लौकिक दूसरे हितों के जो है वह भिन्न भिन्न हो सकता है, और तीसरा जो है वह भिन्न ही नहीं होगा बल्कि वह एक दूसरे का विरोधी भी होगा। तो ये कुछ जो है वह सांप्रदायिकता के तत्व हैं। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा आपको ये चीज़ें परीक्षा में आपको लाभदायक हो सकती है। ठीक है, और सांप्रदायिकता की हम लोग बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में हम लोग चलेंगे कि सांप्रदायिकता की बात जो है आज है यह हमारे सामने सिर्फ नहीं रही है। हम लोग अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो भी यह चीज़ें जो है हम लोग को देखने में मिलेगा। ब्रिटिशर्स जब हमारे ऊपर शासन कर रहे थे उस समय भी उन्होंने जो है हमको संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने का जो है कार्य किया, और उसके चंगुल में हम लोग काफ़ी दिनों तक फंसते भी रहे, और
अंततोगत्वा जो है आज़ादी के साथ भारत का विभाजन भी जो हुआ वह एक सांप्रदायिक विवाद का ही एक जो है वह कारण रहा था, है ना। उसके बाद जो है इसकी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं चर्चा। जहाँ तक फिर बात आती है धर्मनिरपेक्षता की, तो यहाँ पर एक आपका प्रश्न बनता है कि धर्मनिरपेक्षता से आप लोग क्या समझते हैं। प्रश्न आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है ना। तो देखिए ये ऐसी स्थिति जहाँ पर किसी भी धर्म को राष्ट्र के द्वारा स्वीकृति ना मिलती हो, कोई भी धर्म जो है वह राष्ट्रीय धर्म ना हो और किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता हो। समझ रहे हैं बात को। जब किसी भी देश में कोई भी राष्ट्रीय धर्म घोषित ना हो कि हाँ हमारा जो है हिंदू धर्म है या हमारा ईसाई धर्म है या हमारा जो है वह मुस्लिम धर्म है, जो भी हो, एनीबडी विल्स, ठीक है। तो जब किसी राष्ट्र का कोई अपना धर्म ना हो और जितने भी वहाँ लोग रहते हैं उनको किसी भी धर्म मानने की जब स्वतंत्रता होती है तो वह धर्मनिरपेक्षता की बात सामने आती है। यानी कि धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब किसी भी धर्म का पक्ष न लेना राज्य के द्वारा जब होता है तो वह धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, ठीक है। यहाँ तक कुछ इस इस चैप्टर से रिलेटेड जो चीज़ें थी वह थी। उसके बाद जो है हम लोग तीसरा चैप्टर की बात करते हैं, सत्ता में भागीदारी की कार्यप्रणाली। सत्ता में देखिए भागीदारी जो होती है वह होती है और उसके क्या परिणाम होते हैं, वह कैसे कार्य करती है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यह तो हम लोग सीख चुके हैं कि लोकतंत्र जो है एक बेहतर शासन व्यवस्था के रूप में स्थापित हुई है और विश्व के कई देशों में जो है वह चल भी रही है ना। और जहाँ नहीं है वहाँ इसको स्थापित करने की बात भी जो है वह की जाती है। आखिर जो है इसको स्थापित करने के पीछे क्या कारण रहता है, क्यों जो है वह यह लोग किसी भी देश के चाहते हैं कि हमारे के यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। क्यों? उसके पीछे कारण यह है कि जितने भी जो लोग होते हैं उनको इक्वल राइट्स वहाँ पर मिलते हैं, उनको जो है फ्रीडम होती है अपनी अभिव्यक्ति की, अपने अपॉर्चुनिटी की, अपने जो है रहने की, अपने जो है विकास करने की, उनको पूरी लिबर्टी होती है। साथ ही वह शासन में जो है वह भागीदार हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर शासन में भागीदार कैसे लोग होते हैं। हम जब राजनीतिक समानता की बात करते हैं तो प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार है। जो 18 वर्ष के व्यक्ति हो चुके हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है वह वोट डालने के लिए जो है वह समर्थ होते हैं। उनमें किसी के तरह की भी जो है भेदभाव नहीं की जाती है। दूसरी जो चीज़ होती है वह यह होती है कि कोई भी व्यक्ति जो पात्रता रखता हो वह इलेक्शंस में जो है अपनी उम्मीदवारी, अपनी दावेदारी जो है वह कर सकता है, वह किसी भी इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है। तो ये जो है पॉलिटिकल लिबर्टी जो है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिलती है। कोई भी एक दबा कुचला व्यक्ति भी जो है वह टॉप मोस्ट शासन पे पहुंच सकता है ना। अन्य शासन व्यवस्था की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर इस प्रकार की जो है आज़ादी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अवसर मिलते हैं सत्ता में शामिल होने के। अब सत्ता में शामिल होने के लिए जो है वह हम लोग थोड़ा सा देख लें क्यों शामिल होना चाहते हैं। तो पहली चीज जो है कि जब शासन में हम लोग कोई भी व्यक्ति जब शामिल होता है तो वह एक जो है वह उसमें अस्थायित्व आती है शासन व्यवस्था में और टकराव की जो स्थिति होती है वह कम होती है। देखिए होता क्या है, जब बहुत सारे लोग किसी कार्य को करने में निर्णय करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो है एक अपनापन की बात आती है और उसमें एक दृढ़ता आती है। टकराव की जो है स्थिति जो है वह कम जाती है। इसलिए शासन में भागीदारी जो है यहाँ पर भारत में भी यह सुनिश्चित की गई है ना। और इसके लिए जो है विभिन्न प्रकार के रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। अगर हम लोग पंचायती राज व्यवस्था की बात करें, खासकर बिहार का उदाहरण लें तो वहाँ पर जो है 50% तो महिलाओं को ही सिर्फ वह सीटें जो है आरक्षित कर दी गई है। और ऐसा क्यों किया गया है? ताकि महिलाओं का जो है वह डेवलपमेंट हो, वह देखें, वह अपने अधिकार को जाने, वह घर से बाहर निकलें, सारी स्थितियों से अवगत हों, कौन
व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, यह सारे उनको जानने का अवसर मिले। देखिए ऐसा लोग मानते हैं कि जो है वह दोयम दर्जे के हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को अवसर ही ना दिया जाए कार्य करने का और यह कह दिया जाए कि उनको तो आता ही नहीं है काम करने के लिए, तो फिर तो यह कहीं ना कहीं जो है हम नहीं समझते हैं कि वह जो है न्याय वाली बात होगी। काम करने का अवसर तो उनको दीजिए, वह उनको गलती करके सीखने का अवसर तो दीजिए ताकि जो है वह अपनी गलती में सुधार कर सके, तभी तो वह अपने कार्य में अच्छा हो पाएंगे, है ना। उसके बाद जो है हम लोग देखे थे कई देशों का उदाहरण भी हम लोग पढ़े हैं, है ना। नवम में भी बात किए थे, दसम के चैप्टर पढ़ाने के क्रम में भी हमने इसकी चर्चा की थी कि जो है कई प्रकार के जो है देशों में कैसे शासन में जो है भागीदारी सुनिश्चित की गई है। बेल्जियम में हम लोग देखे थे कि जहाँ पर अल्पसंख्यक लोग थे और जो बहुसंख्यक लोग थे, दोनों में सामंजस्य बनाने का जो है वहाँ की सरकार ने फैसला किया था और इस प्रकार की जो है वह हर चीज़ों में व्यवस्था की है कि दोनों संप्रदायों में जो है वह सामंजस्य सौहार्द बना रहे, है ना। वहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया ताकि जो है वह किसी भी ग्रुप के लोगों में यह न लगे कि हम अल्पसंख्यक हैं इसलिए हमको नज़रअंदाज किया गया और जो बहुसंख्यक है वह उसको ज़्यादा पावर दे दी गई। ऐसा वहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई और यही कारण है कि यूरोपीय यूनियन जो है हमारा, उसके मुख्यालय वहीं पर जो है ब्रुसेल्स में है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में हम लोग क्या देखे थे कि सिंहली बहुल को लेकर करके पॉलिसी बनाई गई, जिसके कारण जो है वहाँ पर तमिल जो अल्पसंख्यक हैं वह काफ़ी जो है तनाव की स्थिति वहाँ पर बनी रहती है ना। जहाँ फिर हम लोग भारत में अगर बात करें तो यहाँ पर भी सत्ता में भागीदारी जो है सबके लिए समान अवसर दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति जो है वह समान रूप से अपने अधिकार उपयोग करते हुए शासन में शामिल हो सकता है, ठीक है। और सत्ता में भागीदारी कैसे होती है? सत्ता में भागीदारी के 4 रूपों की यहाँ पर चर्चा की गई है। देखिए यहाँ पर बहुत ही नक्सल में जो है बातें लिखी गई है। इसमें लिखने की अगर बात की जाए तो इसी के अंतर्गत कई सारी चीज़ें लिखी जा सकती है, लेकिन सिर्फ मैं पॉइंट को यहाँ पर लिख करके आपको डील कर रहा हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें की जानकारी हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में जो है वह सत्ता का विभाजन है ना। जैसे हम लोग सरकार के 3 अंग जो है वह क्या क्या जानते हैं, एक विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। उसके अलावा भी जो है हम लोग राज्य सरकार की बात करेंगे, केंद्र सरकार की बात करें, पंचायतों की सरकार की बात करते हैं। उसके अलावा जो है हम लोग संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची की बात करते हैं। तो इन सब में जो है वह शक्तियों का विभाजन किया हुआ है, सबके जो है अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई है कि विभिन्न स्तरों पर जो है सरकारों का जो है गठन किया गया है। उसके अलावा विभिन्न समुदायों और गैर सरकारी संस्थाओं में भी जो है वह सत्ता का विभाजन होता है। देखिए बहुत से जो राजनीतिक दल होते हैं या दबाव समूह जो होते हैं वह गवर्नमेंट में शामिल नहीं होकर के भी वह राजनीतिक चीज़ों पर अपना पूरा दबदबा बनाए हुए रहते हैं, उनकी पॉलिसी को जो है वह प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है वह सत्ता में भागीदार होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन उनकी भागीदारी जो है वह होती है, ठीक है। आगे जो है कुछ प्रश्न यहाँ पर मैं कलेक्ट करके आपको बताया था कि इस चैप्टर से जो प्रश्न आए हुए हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें, ठीक है ना। यहाँ पर जातीयता वाली चीज़ जो है वह व्यवहार में बहुत सी चीज़ें देखी जाती है, लेकिन वह हमारा संविधान जो है उसको मना करता है। देखिए कहता है अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, लिंग, जाति, वंश ये सब के आधार पर जो है किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा और होता भी नहीं है लीगली रूप में, नो डाउट, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम लोग फिर भी देखते हैं कि वह चीज़ें जो है वह महसूस की जाती है। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी गई है, इसको मैं लाइन टू लाइन पढ़ के पहले भी नहीं बताया हूँ, आज भी आपको नहीं पढ़ के बताऊँगा, आप यहाँ से चीज़ों को खुद पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ से आप सारी चीज़ें खूब आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए सांप्रदायिकता क्या है, छोटी सी चीज़ है, अभी जस्ट मैं आपको बताया था कि एक धर्म के मानने वाले लोग
जब दूसरे धर्म के लोगों को नीच समझने लगते हैं, उनकी जो धर्म होते हैं उनको छोटा समझने लगते हैं और अपने धर्म को जब बड़ा समझने लगते हैं, और वह स्थिति जो है राष्ट्र हित से भी जब ऊपर चली जाती है, जो राष्ट्र का हित है उससे भी वह ऊंचा अपने धर्म की बातों को जो है वह मानने लगते हैं, तो वह जो है सांप्रदायिकता कहलाती है। यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई भी है। उसी के बाद जो है सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे, है ना। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो है जो भी धर्म वाले लोग हैं उनकी जो है हम बराबर का जो है सम्मान करेंगे, उनको इज्जत देंगे। दूसरे के जो है धार्मिक कार्यों में भी जो है हम उस धर्म के ना होते हुए भी उसमें शामिल होंगे, ताकि जो है भाईचारा बना रहे, मिलजुल कर रहने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वह नहीं होगी। होता क्या है कि हम दूसरे के पर्व त्यौहार को जो है एक समझते हैं कि इन लोग जो है ऐसे ही करते रह रहा है ना। लेकिन जब हमारे पर्व त्यौहार होता है तो हमको लगता है कि वह हमारे पर्व को जो है वह रिगार्ड करे। तो जब हम नहीं करेंगे तो वह हम दूसरे से अपेक्षा कैसे रख सकते हैं कि जो है वह हमारे साथ भला करें, हम उनके साथ भला नहीं करेंगे। हम उनके साथ जो है पॉजिटिव सोच रखें, वह हमारे साथ पॉजिटिव सोच नहीं रखें। इस तरह से जो है वह नहीं संभव है। जब तक आप नहीं करेंगे, दूसरा आपसे आप अपेक्षा नहीं करें कि वह आपके साथ वह ऐसा करेगा। ठीक है। उसी प्रकार फिर देखिए सांप्रदायिकता से ही जुड़ी हुई चीजें हैं। प्रश्न आया हुआ है 2019 में कि सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों को लिखें। क्यों जो है वह सांप्रदायिकता की बातें आती है सामने। तो देखिए संकीर्ण धार्मिक विचारधारा, संकीर्ण मतलब जो है एकदम छोटे रूप में अपने सोचने लगता है कि जो है हम ही जो है वह सबसे ज़्यादा है अच्छे हैं, हमारा धर्म ही जो है वह बेस्ट है। इस तरह से जो है वह उसको कहते हैं संकीर्ण सोच वाला। ठीक है। दूसरे धर्म से जो है तुलना करने लगना और उस तुलना में अपने धर्म को जो है वह बेहतर बना लेना। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बता दिया हूँ, वही सिर्फ चीज़ें इसमें लिखी गई है। ठीक है। उसके बाद जो है लैंगिक असमानता से जो है आप क्या समझते हैं, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आई हैं। एक प्रश्न आया है लैंगिक असमानता, हम लोग देखे थे कि जो है वह महिला और पुरुष का जो बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है उससे नहीं आंका जाता है। जो हमारे समाज के द्वारा जो विभेद किए गए हैं, जो उनको दोयम दर्जा दिया गया है, प्रदान किया गया है, उससे जो है वह चीज़ें आती हैं। और यह हम अपने समाज से ही प्राप्त सीखते हैं। देखिए एक पॉलिटिकल साइंस के महिला विचारवादी लेखिका रही हैं, वह आपसे संबंधित नहीं है, तो वह कहती हैं कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं। ठीक है। महिलाएं पैदा नहीं होती, पैदा जब भी कोई बच्चा होता है तो उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होता है, लेकिन जो उसके घर वाले होते हैं, जो उसके परिवार वाले होते हैं, जो उसके आसपास के लोग होते हैं, वो उसको जो है नीचा करने का काम करते हैं। तुम लड़की हो, ये काम नहीं करो, तुम ये लड़की हो, तुम बाहर जाके ना खेलो। तो इस तरह से चीज़ें जो है ना, जब शुरू से ही उनको इस तरह का जो है बंदिशें ना लगाई जाए तो वह किसी भी प्रकार जो है वह बच्चों से, लड़कों से जो है वह कम नहीं हो सकते हैं। ठीक है। आगे हम लोग जो है देखें जरा, भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, इस पे प्रश्न आया हुआ है ना। उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर देखें तो भारत के संदर्भ में जीवन के विभिन्न पहलुओं में महिलाओं की स्थिति की विवेचना करें। यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, महिला से जुड़ा हुआ प्रश्न कई बार आया है, इसको देख लीजिएगा। 2021, 2020 और 2012 थोड़ा सा छोटा है, चूंकि कुछ ज़्यादा इसके अंतर्गत लिख रखे हैं इसलिए छोटा कर दिया गया है इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद जो है जाति पर भी प्रश्न बनते रहा है। भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें। तो देखिए कारण लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। धर्म के आधार पर जो है पहले जाति का निर्माण होता था, कर्म के आधार पर जाति का निर्माण होता था, है ना। प्रत्येक जाति अपनी जाति में ही विवाह जब करने की बात शुरू होती है तो फिर जो है वह जातिवाद पनपना शुरू हो जाता है ना। उसके अलावे जो हम लोग क्या देखते हैं कि खान पान जो चीज़ें होती है उसमें भी दूसरे जाति के साथ जो है वह पसंद नहीं लोग करते हैं। इस तरह से जो है वह जातिवाद को जो है वह बढ़ावा मिलता है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गठबंधन की सरकारों में सत्ता में साझेदार जो है वह कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पर इस
के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे कि विभिन्न प्रकार के जो है वह लोगों को अवसर दिया जाता है एक रिजर्वेशन के माध्यम से, उसके जाति की संख्या के आधार पर के बहुत चीज़ें है जो मायने रखती है पॉलिटिक्स में आने के लिए। एक जो मजबूत जाति होती है उसको लोग जो है ज़्यादा प्रश्रय दिया करते हैं, जो कमज़ोर जातियाँ होती हैं वह भी अब जो है मांग करने लगी है अपने राजनीतिक उपस्थिति जो है वह सुनिश्चित करने के लिए, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है वह चलते रहती है। और गठबंधन में जो है हम लोग क्या देखते हैं कि कई दल के लोग जो है वह मिल कर करके शासन व्यवस्था संचालित करते हैं। और इस तरह की चीज़ें जो है हम लोग केंद्र में पहली बार देखे थे जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो उस समय भी जो है जनता पार्टी बन करके आई थी और गैर कांग्रेसवाद का जो है उस समय हम लोग देखे थे, जिसमें लोहिया जी इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान है ना। तो अभी की अगर हम लोग बात करें तो महिलाएं जो है कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें महिलाएं कार्य नहीं कर रही हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो या और अंतरिक्ष वगैरह जो भी क्षेत्र रहा हो, चाहे वो फाइनेंस का क्षेत्र हो या आप पॉलिटिकल जितने भी पद हैं वहाँ भी आप उठा करके देख लिए, हर जगह में प्रबंधन से लेकर करके नीचे कार्य से लेकर के टॉप मोस्ट कार्य तक महिलाएं जो है वह आज आपको दिख जाएंगी, है ना। तो यहाँ हम यह क्या आपको बताना चाह रहे हैं कि पुरानी जो बातें थी जो महिलाओं के साथ होते रहा है वह तो सच्चाई रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन आज जो है वह स्थिति काफ़ी बदली है, लेकिन बदलाव की और आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि जो स्थिति है वह बेस्ट है और उसमें आवश्यकता सुधार की नहीं है, उसमें बहुत सुधार की अभी भी आवश्यकता है। अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो मेंटली रूप से जो है वह उसके लाइक अपने आप को नहीं बना पाए हैं कि दोनों में जो है वह समानता है, दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो यह जो है कुछ चीज़ें थी। आज मैं जो है वह गृह कार्य के रूप में आपको कुछ नहीं दूंगा, लेकिन एक मैं आपको यहाँ पर सजेशन देने के लिए सिर्फ गृह कार्य में यहाँ पर लिख दिया हूँ कि वे प्रश्न जो आपको याद हों, जिन प्रश्नों को आपने याद कर रखा है उसको एक बार बच्चों आप अपने घर पर लिख करके जरूर प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि आप उस प्रश्न पर पूरी तरह कमांड कर लेंगे। और अगर आप इससे थोड़ा और आगे बढ़ करके जाना चाहते हैं तो मैं तो आपको इवन यह भी सजेस्ट करूंगा कि सोशल साइंस ही नहीं, दूसरे सब्जेक्ट में भी आप जितने प्रश्न आते हैं वह प्रश्न आप ले लें। जैसे हम लोग अगर बात करें सोशल साइंस की ही, तो हिस्ट्री से 3 जो है वह शॉर्ट क्वेश्चंस लिखना रहता है, 1 जो है लॉन्ग क्वेश्चन लिखना रहता है। तो 3-4 वहाँ हो गए, 4 जो है आपका ज्योग्राफी से लिखना रहता है, 4-4 8। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस से जो है आपका 2 लिखना रहता है शॉर्ट और 1 जो है वह लिखना रहता है लॉन्ग। ठीक है, तो 4-4 8 और 3 11, 3 जो है इकोनॉमिक्स में रहेगा, 11 3 14 और 2 प्रश्न जो है वह आपको लिखना रहता है डिसास्टर मैनेजमेंट से, तो 14 और 2 16, है ना। तो जितने भी प्रश्न जो आपको उस चैप्टर से आते हैं, उस सब्जेक्ट से आते हैं, वह प्रश्न आप ले लें और उसको लिखें। ऐसा जब आप करेंगे तो वो प्रश्न, मान लीजिए कि वही प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाता है, तो उन प्रश्नों को आप काफ़ी सहजतापूर्वक लिखने में सक्षम होंगे और किसी भी प्रकार की टाइम मैनेजमेंट की आपको जो है परेशानी नहीं होगी। होता क्या है कि बच्चे तो यह समझ जाते हैं कि अच्छा हमको तो याद है, लेकिन वह लिख करके तो प्रैक्टिस करते नहीं हैं। लिख करके प्रैक्टिस जब नहीं करते हैं तो जब परीक्षा में लिखने की स्थिति होती है, लिखने की बारी आती है, तो जो समय लिखना चाहिए था उनको 10 मिनट और 8 मिनट 5 मिनट में उसको जो है वह 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट लगाने लगते हैं, तो फिर समय कम पड़ने लगता है। हालांकि इस तरह की चीज़ें जो है अब कम गई है, समय काफ़ी जो है वह एग्जामिनेशन में दिया जाता है, इस तरह की समस्या नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप जो चीज़ें याद है उसको जब लिख लेंगे तो उसको और बेहतर तरीके से परीक्षा में आप लिखेंगे
लिखेंगे उसको हाईलाइट करके के लिखेंगे, पॉइंट वाइज बना करके लिखेंगे, जो पॉइंट है उसको अंडरलाइन करेंगे, स्केच पेन से करेंगे या हाईलाइटर लेके जाएंगे उसको जो है हाईलाइट कर देंगे, ताकि जो आपकी कॉपी जो भी शिक्षक चेक करेंगे उनके सामने यह लगे कि जो है यह बच्चा या बच्ची जिसकी भी कॉपी हो वह सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। देखिए, जब हम एक इस प्रकार की सोच आप लेकर के चलेंगे कि जब हम कभी किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो जिस प्रकार हम अपने आप को तैयार करके जाते हैं ना, तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है आप अपने इस एग्जामिनेशन को देना है कि हमारी कॉपी जो है इस प्रकार सज के जाए, इस प्रकार से हो करके जाए कि जो है वह देखने वाला कहे कि हाँ कोई लिखा है। यह जब आप अपने इस प्रकार से जब आप तैयारी करेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि आपको कोई दिक्कत होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे स्थिति में अपने आप को पाएंगे। तो ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोग के आगामी जो परीक्षा आने वाली है उसमें मैं आपको बहुत सारी ये दुआ करता हूं कि आप लोग अच्छे से अच्छा करें और अपना फीडबैक बच्चों ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम लोग जो है फिर से कुछ नया करने के लिए जो है आगे इस ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।